नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हर रोज की तरह ही हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि पिछले हफ्ते जो देश की राजनीति में कुछ प्रमुख घटनाएं हुई हैं, उसके बारे में हम इनसे बातचीत करें। अभय सर नमस्कार। पिछले हफ्ते धनखड़ साहब के इस्तीफे की खबरों की गूंज रही अ, और उसके बारे में कई तरह के कयास लगाए। एक कार्यक्रम हमने भी किया था जिसमें आपने कुछ बिंदुओं को रेखांकित किया था कि उनका इस्तीफा क्यों हुआ होगा। लेकिन आज मेरा आपसे सवाल है कि कुछ दिन तो बीत चुके हैं उनके इस्तीफे के। आपको क्या लगता है इतने सारे अलग-अलग विवेचनाओं को देखने के बाद कि आखिर कौन-सी बात ज़्यादा सटीक है उनके इस्तीफे के बारे में? देखिए, मैं अभी भी मानता हूँ और जो मैंने नई परख पर आपके साथ चर्चा करते हुए कहा भी है कि धनखड़ के इस्तीफे को केवल ये मानना कि उन्होंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की मर्जी के बिना विपक्ष का जस्टिस वर्मा के महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसमें भाजपा के सांसदों के दस्तखत नहीं थे, यानी भाजपा के ये जो रणनीतिकार हैं, जो फ्लोर मैनेजर्स हैं, उनको पता भी नहीं था इस बारे में और विपक्ष के साथ कोई साठगांठ उन्होंने कर ली। इस तरह का जो नैरेटिव बन रहा है, इस नैरेटिव के ना तो कोई प्रमाण है और ना ही मैं समझता हूं कि इसकी वजह से उनका इस्तीफा हुआ है। प्रमाण तो खैर जो मैं कह रहा हूं मेरे पास भी नहीं है उस बात के, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है जब तक कि खुद धनखड़ साहब ना कहें या सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य आए। तो ऐसा तो ना हुआ है और ना मेरे ख्याल से होगा भी। आगे जाके धनखड़ साहब कभी इसके ऊपर कोई पुस्तक लिखें या कोई पत्रकार उनके ऊपर उनकी सहमति से पुस्तक लिखे, तब ये बात निकल के आ सकती है। मैं ये मानता हूं कि अगर एक बार ये हम लोग स्वीकार भी कर लें कि धनखड़ ने कुछ इस प्रकार की गतिविधि की थी जिससे भाजपा नाराज हो गई और भाजपा की मर्जी के बिना गतिविधि की, तब भी आप सोचिए क्या ये इतनी बड़ी बात थी जिसके आधार पर उपराष्ट्रपति का पद खाली कर दिया जाता और भाजपा इतना बड़ा विवाद मोल लेती, एक ऐसा विवाद जिसके ऊपर भाजपा की तरफ से भी सन्नाटा छाया रहा। ऐसा नहीं कि भाजपा के प्रवक्ता जोश में भरकर उत्साह में भरकर टीवी में तमाम बातें बोल रहे हो, भाजपा की तरफ से भी सन्नाटा था। कोई इससे भाजपा के लिए भी, प्रधानमंत्री के लिए, अमित शाह के लिए कोई अच्छा संदेश तो ही ना गया है। भाई जिस व्यक्ति को आपने पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया, फिर उसी व्यक्ति की आपने पदोन्नति करके उसको उपराष्ट्रपति बनाया और उपराष्ट्रपति के तौर पर लगातार वो आपकी राजनीति के हितों की ही पूर्ति कर रहा था राज्यसभा के सभापति के रूप में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपके दिए हुए एजेंडे पर ही बोलता चालता चरता फिरता था, एक तरह से वो आपका प्यादा था, आपके कहने पे ही सारा काम कर रहा था। तो अगर ये बात साबित होती है कि उसने आपकी बात माननी बंद कर दी थी और वो कुछ आपका अहित करने में लगा हुआ था, विपक्ष के साथ जुड़ गया था, अरविंद केजरीवाल से कोई मुलाकात कर ली थी वगैरह वगैरह, तो इससे तो खुद इन्हीं लोगों की कमजोरी साबित होती है। दूसरी बात यह है कि जब धनखड़ को उपराज्यपाल बनाया गया था तब भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत था, स्पष्ट बहुमत से भी अच्छी स्थिति थी। अब जब आप नया राज्यपाल चुनवाएंगे तो उस वक्त आप एक गठजोड़ सरकार चला रहे हैं, आपके पास नए स्पष्ट उपराष्ट्रपति। जी हाँ, जी, नए 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 उपराष्ट्रपति। नए उपराष्ट्रपति को चुनवाएंगे, उस वक्त आप एक गठजोड़ सरकार चला रहे होंगे, आपके पास स्पष्ट बहुमत नहीं होगा। आपको तेलुगु देशम जैसे सौदेबाज गठजोड़ पार्टनर की सहमति लेनी होगी उम्मीदवार के ऊपर। हो सकता है तेलुगु देशम ही कहने लगेगा आप हमारे व्यक्ति को बनाइए। दूसरे, पहले आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दबे हुए नहीं थे, जिसको चाहते थे उसको बनाते थे। आप धनखड़ को बनाया, संघ की तो राय आपने ली नहीं थी इसके अंदर। अब तो संघ की तरफ से अब पद खाली हो गया है, अब संघ चाहेगा कि उसमें उसका आदमी बैठे और संघ की तरफ से बहुत सारे जो अघोषित संघ के प्रवक्ता हैं वो कहने भी लगे हैं इस बात को कि अब तो पूरी तरह संघ की कतारों में दीक्षित व्यक्ति को ही उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, जैसे वेंकैया नायडू थे वगैरह वगैरह, इस तरह की बात कही जा रही है। तो अब नया उपराष्ट्रपति चुनना भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा मुश्किल है। तो भाजपा ने इतनी मुश्किलें क्यों मोल ली? क्या केवल इसलिए कि धनखड़ ने उसके साथ एक छोटी तिकड़म करने की कोशिश की, एक ऐसी तिकड़म करने की कोशिश की जिसके ऊपर मोटे तौर पर भाजपा भी सहमत थी कि भाई जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग चलना चाहिए। लोकसभा में उस महाअभियोग को चलाने के लिए भाजपा भी तैयार थी और पक्ष विपक्ष के वहां दस्तखत हो गए थे प्रस्ताव के ऊपर। तो ऐसी बात तो नहीं कि भाजपा जस्टिस वर्मा के ऊपर महाभियोग चलाने के लिए तैयार नहीं थी।
तैयार थी। बात केवल ये थी कि राज्यसभा में उसको किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा, इसके इसके इससे धनखड़ ने भाजपा की अनुमति नहीं ली। तो इस बात को तो धनखड़ जैसे व्यक्ति को, जो कि आपकी पार्टी के प्यादे के तौर पे ही काम कर रहा था, उसको डांट डपट के काम चलाया सकता था। देखिए, अगर धनखड़ बगावती मूड में होते तो भाजपा के कहने पे इस्तीफा ही नहीं देते। भाजपा के पास ऐसा कौन सा तरीका था कि वो उपराष्ट्रपति से को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर सकती? भाई, ये बताया जा रहा है कि एक धमकी भाजपा ने दी कि हम आपके खिलाफ महाभियोग के साइन कराने शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होता है? अगर मैं धनखड़ साहब की जगह हूं तो मुझसे अगर कोई कहे कि हम आपके खिलाफ महाभियोग के दस्तखत कराएंगे, तो मैं तो कहूंगा आप कराइए, मुझे अपनी बात कहने का मौका मिलेगा सदन में। नरेंद्र मोदी की एक मजबूत और तगड़े नेता की सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल सकती थी अगर भारत का उपराष्ट्रपति सदन में खड़े होकर अपने ऊपर चलाए गए महाभियोग, जो कि भाजपा सदस्यों द्वारा चलाया जाता उस सूरत में है, और सरकार की और उनकी प्रधानमंत्री की खाल खींच देता और पूरा विपक्ष उसके साथ सुर में सुर मिलाता। नरेंद्र मोदी की तो पूरी साख तार तार हो जाती इसके ऊपर। इसका मतलब है कि धनखड़ सरकार से पूरी तरीके से दबे हुए थे। जैसे ही सरकार की तरफ से दबाव आया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहां तक बातें कही जा रही हैं कि ये सरकार तो बड़े पद देती ही उनको है जो पद पे अपनी नियुक्ति या चुनाव से पहले ही उसको अपना एक कोरे कागज में दस्तखत करके दे देते हैं कि जब जरूरत हो तो उस पर इस्तीफा लिख लेना और पेश कर देना। इसके ऊपर सोशल मीडिया में प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या धनखड़ से इस्तीफा कोरे कागज पे पहले ही लिखा लिया गया था? मतलब बातें यह तक कही जा रही हैं कि सरकार का चलन ही ये है, अगर किसी व्यक्ति को बड़े पद पे बैठाया जाता है तो पहले ही उससे इस्तीफे का पूरा बंदोबस्त कर लिया जाता है, ताकि अगर कोई गड़बड़ करे तो उसका फौरन इस्तीफा दिला दिया जाए। तो ये सारी बातें खुल के सामने आ रही हैं। सरकार की तो मुश्किलें ही बढ़ रही हैं इससे। सरकार की प्रतिष्ठा में धनखड़ के इस्तीफे से कोई इजाफा नहीं हुआ है। तो ऐसी सूरत में ये मान लेना कि जो मीडिया में नैरेटिव चलाया जा रहा है वो नैरेटिव सही है और वो धनखड़ के इस्तीफे का वही कारण है, उचित नहीं है। हमें किसी और चीज की तलाश करनी चाहिए, कहीं और टटोलना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि उस टटोलने के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब जब धनखड़ का पद खाली हो गया है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना व्यक्ति उस पद के ऊपर बैठाएगा। तो इसमें नेट विशुद्ध लाभ इनके इस्तीफे से अगर किसी को हुआ है तो वो संघ को हुआ है। अगर धनखड़ पद पे बैठे रहते तो संघ को अपने एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाने का मौका नहीं मिलता। जैसा कि किसी भी कहीं कोई हत्या होती है और उसकी जांच कोई करता है तो मानता है कि क्या हत्या का मोटिव क्या था, मतलब उसकी चाल, उसके पीछे मकसद क्या था, उसकी चालक शक्ति क्या थी। तो इस घटना में भी यही देखना चाहिए कि आखिरकार सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ इससे। मेरा मानना है कि सबसे कम लाभ इसमें भाजपा और भाजपा के नेतृत्व को हुआ, नरेंद्र मोदी वगैरह को, और सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को हुआ है तो सबसे पहले नंबर पर संघ को हुआ है, दूसरे नंबर पर विपक्ष को हुआ है। लेकिन ये निर्णय हमें क्या नए उपराष्ट्रपति के चुनाव तक रोक कर रखना चाहिए? क्या ये हो सकता है, क्योंकि जो 2 नाम चल रहे हैं, मीडिया में बहुत सारे नाम चल रहे हैं, उसमें एक बिहार के राज्यपाल का है जो कि मुस्लिम है, जो संघ की कतारों से नहीं आते हैं, और कुछ लोग शशि थरूर का नाम भी चला दे रहे हैं। वैसे तो चलने का किसी का भी नाम चल सकता है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति बनता है जो आरएसएस से नहीं आता है, तो क्या यह बात साबित होगी कि आज के दिन भी नरेंद्र मोदी आरएसएस के ऊपर हावी है? देखिए, आरएसएस की सहमति होनी चाहिए उस व्यक्ति के प्रति। वो आरएसएस की कतारों में शामिल था कि नहीं था, ये एक अलग बात है। मेरा मानना है कि इसमें 80-90% तक संभावना यही है कि आरएसएस अपनी विचारधारा में दीक्षित अपनी कतारों से निकले हुए व्यक्ति को इस बड़े पद पर बैठाएगा, नंबर 2 का पद जो है बैठाएगा। और अगर उसकी कतारों से निकला हुआ व्यक्ति नहीं हो पाया तो आरएसएस किसी ऐसे व्यक्ति पर भी अपनी सहमति दे सकता है जिसपे उससे पूरा विश्वास हो, जैसे कि वो डॉक्टर कलाम थे। जब कलाम कोई आरएसएस की कतारों से तो आए नहीं थे, लेकिन संघ उनके नाम पर पूरी तरीके से सहमत था और संघ ने हमेशा उनके राष्ट्रपति के पद पर उनके चुनाव का पूरी तरह बचाव किया और माना कि ये उसमें वो भी शामिल है उस प्रक्रिया में।
तो इस तरीके से है मामला। संघ की मर्जी के बिना और संघ की पूर्ण सहमति के बिना मुझे नहीं लगता कि अब नया उपराष्ट्रपति बनाया जाना संभव है। और इसमें जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, उनकी भी सहमति होना लेनी पड़ेगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं, पीछे भी हमने इस पे बात की थी, मैं आपसे एक बार फिर से इस चीज को टटोलने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि क्या सच में इस पूरी घटना को नरेंद्र मोदी सरकार के लिए आने वाले समय में किसी प्रकार के खतरे का संकेत माना जाए, या फिर ये एक ऐसी घटना है जिसने ये साबित किया कि नरेंद्र मोदी का जो वर्चस्व है वो काफी मजबूत है अपनी सरकार। देखिए, दो बातें हैं। मीडिया में, गोदी मीडिया में तो यही दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो अथॉरिटी है उसका कोई क्षय नहीं हुआ है। उपराष्ट्रपति के पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने भी जब उस अथॉरिटी को चुनौती दी तो नरेंद्र मोदी ने उसका पत्ता साफ कर दिया। इस तरीके से पेश किया जा रहा है और मोदी ही उसी तरीके से मजबूत हैं जैसे कि पिछले 10 साल में मजबूत थे। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो मोदी विरोधी हैं वो बार-बार कह रहे हैं कि अब तो मोदी का ये संकेत है कि उनका जुलूस निकलने वाला है, उनका कबाड़ा हो गया है और भविष्य उनका बिल्कुल अंधकारमय है। मेरे ख्याल से दोनों ही बातें उचित नहीं है। लेकिन ये एक संकेत अवश्य है कि मोदी की जो अथॉरिटी थी, मोदी का जो रुतबा था, दबदबा था, जो 10 साल जो 2024 से पहले था, वो अब नहीं रह गया है। उन्होंने जो सत्ता का विन्यास बनाया था, जिसमें कोई उनकी मर्जी के बिना चू भी नहीं बोलता था, अब वो बात नहीं रह गई है। अब कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है और किसी को नहीं पता है कि क्या घटित होगा। एक अन्य सवाल मैं करना चाहूँगा, बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है मतदाता सूचियों का, उसके बारे में अभी तो कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 50 लाख से ऊपर, कुछ लोग कह रहे हैं 35 लाख से ऊपर, कुछ लोग कह रहे हैं 60 लाख से ऊपर जो वोटर्स हैं उनके नाम कटे हैं। कारण कई बार वैलिड कारण दिए जा रहे हैं कि वो मर चुके हैं इत्यादि इत्यादि। इस पूरे विवाद को क्या हमें माने कि ये एक सही परिणति की ओर जा रहा है और शायद 8 करोड़ मतदाताओं में से इतने मतदाताओं का नाम कटना स्वाभाविक है अगर एक सघन पुनरीक्षण होता है तो, या फिर ये माना जाए कि कुछ चुन कर नाम काटे गए हैं? किस तरह की चीजें हमें माननी चाहिए इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, जो बीएलए और बीएलओ का जो इस तरह पहला चरण था, उस चरण से जो छवि निकल कर आई है उससे ही लगा है कि 55 से 65 लाख के बीच में मतदाताओं के नाम कट जाएंगे। अभी इस चरण के परिणाम स्वरूप अभी अगला चरण और चलेगा और इसमें वो मतदाता हैं जिनका देहांत हो गया है, वो मतदाता हैं जो अपने पते पे पाए नहीं गए, वो मतदाता हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में 2 बार निकले, और कुछ ऐसे मतदाता हैं जिनका कुछ अता पता नहीं मिल रहा है, मतलब कोई कुछ अता पता। तो इस तरह से कुल मिलाकर 55 से 65 लाख के बीच में मतदाता हैं जिनके नाम कट जाएंगे। अच्छा, इतने नाम कटना और उस कटने के जो कारण बताया जा रहा है वो कारण आपत्तिजनक नहीं लगता है पहली नजर में। भाई, इसके 2 बार नाम है, उनका नाम 1 बार हो जाना चाहिए। जो अपने पते पे उपलब्धि नहीं है उनको क्यों वोटर लिस्ट में होना चाहिए है? और जिनका देहांत हो गया है उनके नाम क्यों हो वोटर लिस्ट में? अगर वोटर लिस्ट में नाम होंगे, जाहिर है उनके नाम पे कोई और वोट डालता होगा। तो वो नाम तो कट ही जाना चाहिए, वो तो ठीक बात है। तो जो 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं, उन वोटरों में आप मान लीजिए कि औसतन मान लीजिए कि 60 लाख नाम तो इस तरह निकल गए। अब बचे 7 करोड़ 30 लाख नाम। तो अभी तक जिन नामों के निकाले जाने की बात की जा रही है वो कोई ज्यादा विवादास्पद बात नहीं है। वो आज नहीं निकलते, कल निकलते, वो निकलते ही नाम उसके अंदर से। सवाल यह है कि जो 7 करोड़ 30 लाख फॉर्म चुनाव आयोग के पास आ गए हैं, जिनका डिजिटलाइजेशन भी हो गया है, वो फॉर्म 1 अगस्त से उनके ऊपर जो ईआरओ हैं, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, और उनके जो असिस्टेंट ईआरओ हैं, वो उनके ऊपर विचार करना शुरू कर देंगे। और उनके पास विचार करने के लिए केवल 56 दिन है, यानी 25 सितंबर तक का समय है, 1 अगस्त से लेकर। 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का मसविदा, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित हो जाएगी। उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को विभिन्न राजनीतिक दलों के जो
जो सूची प्रेक्षक हैं, यानी वोटर लिस्ट ऑब्जर्वर्स हैं, उनको दिया जाएगा कि उन्हें जहां अपनी आपत्तियां लगानी हो वो लगाएं। अब बहुत सारे वोटरों पे भाजपा वाले आपत्तियां लगाएंगे, किसी पे आरजेडी वाले आपत्तियां लगाएंगे, किसी पे सीपीआई एमएल वाले आपत्तियां लगाएंगे, सब लोग कोई ना कोई आपत्तियां लगाएंगे उनके ऊपर। उसके बाद में उन आपत्तियों पर ईआरओ विचार करेंगे, फिर वो बहुत सी आपत्तियों के ख्याल से या खुद उनकी जो जांच पड़ताल होगी उसके आधार पर वो जांचें, तमाम सारे फॉर्म्स पर जांच घोषित करेंगे। बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे क्योंकि उनके अंदर बाकायदा सर्टिफिकेट नहीं लगे होंगे। तो कई इस तरह की स्थिति, कई इस तरह की चीजें होंगी। अब प्रश्न इस बात का है कि ये जो 56 दिन की अवधि है, इन 7 करोड़ 30 लाख वोटरों में से कितने वोटर निकाले जाएंगे? विवाद का केंद्र वहां पर होगा, जिसे पॉइंट ऑफ कंटेंशन कहते हैं। वो पॉइंट ऑफ कंटेंशन अब शुरू होगा। यहां पर कौन निकाला जाएगा, सवाल इस बात का है। और किस वजह से निकाला जाएगा, किसके कहने से निकाला जाएगा, किस प्रकार की जांच करके निकाला जाएगा, और फिर जो जिसका निकाला जाएगा वो फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी अपील करेगा अपने निकाले जाने के खिलाफ। करेगा कि नहीं करेगा, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और उस अपील का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से क्या फैसला आएगा महीने भर के अंदर, ये है असली मसला। तो असली, जिसे कहते हैं नहीं, खेल तो अब शुरू होगा, विवाद तो अब शुरू होगा। अभी तक जो हुआ वो बहुत ज्यादा विवादास्पद कवायद नहीं थी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ये कहा कि अगर स्थितियां ऐसी ही चलती रही तो उनकी पार्टी चुनाव का बहिष्कार करने पर भी विचार कर सकती है। क्या हम इसे एक सामान्य सी धमकी माने या निराशा के स्वर में निकला हुआ एक कही गई एक बात माने, या फिर इस तरह की संभावना आप देखते हैं कि विपक्ष को ऐसा कर सकता है? देखिए, आज तो 27 तारीख है, कल 28 तारीख सोमवार को ऐसा समझा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला वगैरह कुछ आएगा। तो एक तो उससे परिस्थिति और स्पष्ट होगी कि आखिरकार इस जो कवायद चल रही है उसका क्या होगा। एक तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव को और तमाम विपक्षी दलों को, और खासतौर से बिहार के विपक्षी दलों को ये देखना होगा कि जो नाम कटने की प्रक्रिया है, जो एक्सक्लूजन का प्रोसेस है वोटर लिस्ट से, ये पहले 10-15 दिनों में किस तरह से चलता है। यानी 15 अगस्त तक इन लोगों को इसकी तरफ ध्यान से देखना होगा। इसमें अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है तो उसकी मात्रा क्या है, ये चीज देखनी होगी इसमें। उसके बाद ही ये कोई फैसला ले पाएंगे। लेकिन अगर किसी राज्य का प्रमुख विपक्षी दल, जो उस राज्य का सबसे बड़ी पार्टी भी है, सबसे शक्तिशाली दल है, वो अगर चुनाव बहिष्कार के मूड में है और इस बात के ऊपर सोचने के लिए ही तैयार हो रहा है, इसका मतलब यह है कि मसला बहुत गंभीर है। अगर आरजेडी इसका बहिष्कार करता है तो बिना कांग्रेस की सहमति के बहिष्कार तो नहीं करेगा, कांग्रेस ही बहिष्कार करेगी, सीपीआई एमएल भी बहिष्कार करेगी, मदन सहनी की पार्टी भी बहिष्कार करेगी, केवल आरजेडी बहिष्कार तो नहीं करेगा। तो उसके बाद तो बिहार में जो चुनावी लोकतंत्र है उसके ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा। फिर तो अगर चुनाव कराता भी है चुनाव आयोग तो केवल एनडीए और मुकाबले में बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होंगे जिनको आसानी से एनडीए के लोग हरा देंगे, या कुछ अजीब किस्म की चुनावी मुहिम चलेगी। ऐसी चुनावी मुहिम का तो हम लोगों को केवल जो 1982 में असम में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसका बहिरागतों के आंदोलन की पृष्ठभूमि में चुनाव हुआ था, तब उसमें कांग्रेस ही चुनाव अकेली लड़ रही थी और बाकी असमी पार्टियों ने उसका बहिष्कार कर दिया था। 2-3% ही वोटिंग हुई थी, जनता ने वोट ही नहीं किया था उसमें, और उसी आधार पर हितेश्वर सैकिया की सरकार भी बन गई थी वहां पे। वो इस तरह का चुनाव था। तो केवल वही याद सामने आती है। अब देखते हैं क्या होता है। एक आखिरी सवाल, पिछले हफ्ते जो संसद के आसपास इसी मुद्दे पर काफी विपक्ष ने अपनी गोलबंदी की। संसद के भीतर तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई, पर हर रोज का दृश्य यही होता था कि बाहर वो लोग बैठे हैं और अब खड़े हैं और अपना विरोध कर रहे हैं। वहां पर राहुल गांधी ने जब प्रेस से बातचीत की तो उन्होंने ये कहा, महाराष्ट्र का तो सवाल उन्होंने उठाया ही, उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक में एक संसदीय क्षेत्र में उन्होंने गहन निरीक्षण किया है
और यह पाया है कि बाहर के लोगों को वोटर बनाया गया और बाद में अपनी रिपोर्ट जारी करेंगे। तो इस तरह की जब आरोप लगते हैं तो इसका सीधा जो एक रास्ता जाता है वो यही जाता है कि जब यही स्थिति चलती रही तो विपक्ष के पास और कोई उपाय नहीं चुनाव का बहिष्कार करने का। देखिए, परिस्थिति अगर इसी तरीके से आगे बढ़ती रही और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि आप भाई इसमें वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड को शामिल कर लीजिए, चुनाव आयोग ने उसको मानने से इनकार कर दिया और उसके खिलाफ एफिडेविट दाखिल कर दिया। अगर परिस्थिति इसी तरीके से चलती रही तब तो कुछ विपक्ष को कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। तो फैसला क्या होगा कुछ नहीं पता है, और उसके परिणाम क्या होंगे कुछ नहीं पता है। भाई, कोई भी राजनीतिक दल जो कि चुनाव में भाग लेकर सत्ता में आना चाहता है वो तो चुनाव बहिष्कार के बारे में कल्पना में भी नहीं सोचता है। अगर इस तरह की लोग कल्पना भी करने लगे हैं तो ही इस बात का प्रमाण है कि हम लोगों की चुनाव प्रणाली कहां जा रही है। आज की अपनी इस बातचीत को हम इसी बिंदु पर रोकते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।